अगर फूहड़ता को रोकने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए आप YouTube चैनल्स बंद कर देना चाहते हैं, ये नियम बड़े चैनल्स पर आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? सी ग्रेड फिल्में बनाते थे और उनमें से बहुत सारे लोग आज पत्रकारिता पर प्रवचन देते हैं। ठीक है, पहले जो दबाव था वो था शालीन होने का, पहले जो दबाव था वो ये था कि सभ्य होने का, भाषाई मर्यादा ना गड़बड़ हो जाए, बस ये चीज होती थी। उसके बाद फिर तमाम चीजें हुई कि नहीं भाई अपने शो में एक डॉक्यूमेंट्री भी चला लो, एक ये भी चला लो, वो भी चला लो। यार मतलब एक इकोसिस्टम पकड़ करके उसको चेस करना ये तो सबसे आसान काम है, यही तो नहीं करना ना। ये वो इकोसिस्टम्स हैं जो सारे मीडिया चैनल्स और अब यूट्यूब चैनल्स भी चेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों का एक बल्क समूह व्यूअर्स बन करके लोगों को ये एहसास दिलाता है कि वो कितने लोकप्रिय हो गए हैं। अच्छा संदेश जो है ना वो थोड़ा धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है, बुरा संदेश बहुत तेजी से जाता है। अफवाह फैला दी जो गोली की तरह घूम आएगी, सही बात धीरे 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 पहुंचेगी। तक 10 नौकरी बदल चुका हूं और किसी भी नौकरी में मुझे निकाला नहीं गया है। और ये मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, वो इसलिए बिकॉज आई थैंक गॉड। मैं इतनी बेसिक समझ मुझे आ गई थी कि इससे पहले कि सलाम दुआ भी बंद हो जाए, जी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बटोर करके चल। नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज से पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है और जाहिर सी बात है कि आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। कम से कम मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है मीडिया में। और एक बड़ी बात उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वो उस पत्रकारिता का जो दौर अभी आप देख रहे हैं, जिसमें कि लोगों ने अपनी अपनी लाइन तय कर ली है और उस लाइन से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस दौर में कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो आपके लिए बात कर रहे हैं, खबरों को लेकर के आ रहे हैं और जिन खबरों में जिनसे सवाल पूछना चाहिए उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। तो स्वागत है संकेत जी आपका हमारे साथ में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ आने का फैसला किया आज इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं। माय प्लेजर। हाँ, तो संकेत जी, हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक साथ काम किया है। बिल्कुल। और क्या लगता है ये जो अभी चल रहा है, जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? मिहिर, हम लोग इसके बारे में न्यूज़ रूम में भी बात करते थे और भी तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम लोगों ने बात की, क्योंकि हम एक ही इलाके में रहते हैं तो ऑफिस से घर आते वक्त भी इस पर तमाम बात हुई है। बिल्कुल। और मेरा इस पर हमेशा से ही एक मत ये है कि एक तो ये होता है कि वो हमारा दौर था, ये आज का दौर है, ये दौर कितना ख़राब है, वो दौर कितना अच्छा था, सब बर्बाद हो रहा है, सब मिट्टी में मिल रहा है और सब बेकार हो गया, और आप एकदम निराशावादी हो जाएं। और दूसरा ये है कि आप उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। एक घंघोर आशावादी होने के नाते मैं किसी भी दौर में अच्छाई और बुराई दोनों देखने की एक बेसिक इंटेलिजेंस रखता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि दौर चाहे कुछ भी हो, उसमें आप उस दौर में क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, और आप क्या कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजहें क्या हैं, और क्या आप एक्टिवली एवेन्यूज़ तलाश रहे हैं कि आप उस दौर को यू मेक द बेस्ट ऑफ दैट मोमेंट। तो अगर वो होता है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। आज के दौर में भी बिल्कुल यही फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, जिसमें मुझको ऐसे लगता है कि जैसे कि पत्रकारिता का या जीवन के हर काल में कुछ खराब था और कुछ अच्छा था, वैसे ही इस कालखंड में भी पत्रकारों के लिए कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। हम जैसे पत्रकारों के लिए तो अच्छा ही हुआ। आपने कभी जीवन में सोचा था आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे? मैंने कभी सोचा तो नहीं। हाँ जरूर, बेरोजगार जरूर पहले तो उसके बाद नहीं, पर मैंने तो नहीं सोचा था। बिल्कुल, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि हम अपना खुद का कुछ करेंगे। लेकिन ये इसी दौर की वजह से, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ उन परिस्थितियों का जिन्होंने ये चीज़ प्रस्तुत कर दी हमारे सामने कि हम जैसे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब हर टाइप की शिप की ओर आपका दिमाग जो है और ध्यान आकर्षित किया है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है जिसको लेकर के बात होनी चाहिए कि क्या ऐसा नहीं है, मैं कुछ पत्रकारों से मिलता हूं और उनसे अगर आप बात करें तो उनका कहना है कि नहीं साहब, जिन लोगों ने अपनी लाइनें तय कर ली हैं उन्हें सुनने वाले ज़्यादा हैं, चाहे वो लाइन इस तरफ की हो चाहे उस तरफ की हो। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो उनके व्यूअरशिप ज़्यादा है, उन्हें ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं या उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक ये तय किया है कि हम नहीं साहब,
हम अगर कहीं की घटना, अगर छत्तीसगढ़ की घटना है तो छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल पूछेंगे, और अगर कर्नाटक की घटना है तो कर्नाटक सरकार से सवाल पूछेंगे। ये नहीं होगा कर्नाटक की घटना है तो भी छत्तीसगढ़ सरकार से, और छत्तीसगढ़ की घटना है तो कर्नाटक में जिस पार्टी की सरकार है उससे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से आगे आपने इतना ज़बरदस्त सवाल पूछा, क्योंकि द रेड माइक की जब स्थापना हुई थी तो उसमें जो हम लोग कॉन्शियसली उस समय भी अपने आप को याद दिला रहे थे, और आज भी रोज़ अपने आप को याद दिलाते हैं, बात जो सही हो, लोकप्रिय नहीं। और जब आप इकोसिस्टम्स को केटर करते हैं, आप संभवतः जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये इकोसिस्टम्स हैं। हाँ बिल्कुल। और इकोसिस्टम्स में जब आप चले जाते हैं तो फिर आप लोकप्रियता की ओर जा रहे हैं, भले ही वो बात सच हो या ना हो। अब आपने अपनी पॉपुलैरिटी को प्रायोरिटाइज किया और उस चक्कर में आपने सच से कॉम्प्रोमाइज किया। मेरा ये कहना है, इस आर्ग्यूमेंट को फ्लिप कर दीजिए। और फ्लिप करने में क्या क्या कारण है जिससे लोग फ्लिप नहीं करते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये मेरा अनुभव है पिछले कुछ सालों से। तो आप देखिए कि हम लोगों ने बोला बात जो सही हो, लोकप्रिय नहीं। तो बात सही करेंगे, फिर अगर सही बात लोकप्रिय हो जाए तो वेल एंड गुड। मुझे भी व्यूअर्स चाहिए ना। ऑब्वियसली मैं फिर तो मैं आईने में देख करके न्यूज़ पढ़ दूं, फिर संभव नहीं है। और क्या, जो संभव नहीं है भाई। मैं भी चाहता हूं कि मेरी न्यूज़ लोग देखें, लोग सराहें और तीखी आलोचना भी करें, लेकिन वो जब देखेंगे ही नहीं तो फिर तो माई न्यूज़ इज सर्विंग इन आइसोलेशन। तो ये तो बेवकूफ़ी भरी बात हुई। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे एक वक्त में थिएटर को लोगों ने इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया कि लोग थिएटर हॉल ही जाना छोड़ दिया, बंद कर दिया लोगों ने। बहुत इंटेलेक्चुअल है कि लोगों ने सोचा भैया बहुत है, हम नहीं जा रहे। न्यूज़ के साथ भी वही हुआ। या तो एक तरफ आपको इतना ओवर इंटेलेक्चुअल कर देंगे लोग उसको, या दूसरी तरफ एकदम ही फूहड़ कर देंगे। बिल्कुल। ये जो एक्सट्रीम्स हैं, इसके खिलाफ लड़ना है। यहां पर अब आपका आता है सवाल जो आपने मुझसे पूछा कि धड़ पकड़ लेते हैं लोग, है ना। मेरा ये कहना है मिहिर, अपनी ऑडियंस तलाशने का बेस्ट तरीका, हम लोगों को भी कायदे से धड़ पकड़ लेना चाहिए था। आसान विकल्प है ना, खट से एक इकोसिस्टम की बात करो, खूब सारे व्यूज पाओ, और उसके बाद सो जाओ, और उसके बाद महीने के अंत में ढेर सारा पैसा और खूब सारी चर्चा, खूब मीम, लाल लाल आंख वाला मीम, वो सारी चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। एक तरफ से गाली, दूसरी तरफ से एग्जैक्टली, लेकिन चर्चा में आप बने रहेंगे। बिल्कुल। हमने बहुत कॉन्शियसली ये चीज ठानी कि हमें ये सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए। और किस चीज से ये कॉन्फिडेंस मिला, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला चले हीरो बनने, कौन देखेगा तुमको, जब तक धड़ ना पकड़ो तब तक कोई नहीं देखता है। नहीं, आपको पहले भी लोग देखते थे, ऐसा नहीं है। आपने इतने सालों तक एनडीटीवी में, मैंने आपको लंबे समय तक देखा है, लोग देखते थे आपको। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो आपने संकेत उपाध्याय को देखा, उसके पीछे का दिमाग मिहिर गौतम हुआ करते थे। हम लोगों ने साथ में खबरों की खबर जो शो है उसमें काम किया, बहुत लंबा काम किया हम लोगों ने। और बिल्कुल भी मुझे याद है कि एक वक्त वो भी आया था कि जब लग रहा था कि हाँ कुछ हमें बदलना पड़ेगा या नहीं, लेकिन उस दौर में भी खबरों की खबर में कभी बदलाव नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि उस तरह का दबाव था भी नहीं कि हाँ आप बदलिए, क्योंकि ऊपर इससे पहले की दबाव आता मैनेजमेंट से, आप चूंकि डील करते थे, हम लोग आपसे सीधा बात करते थे, तो ऐसा लगा नहीं कभी हम लोगों को बनाते वक्त कि हाँ उस तरह किसी दबाव। मैं तो मिहिर, मैं हर चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह लेता हूँ। आप मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं तो मैं कैसा कुछ इस तरीके से करूं कि मेरे मन की भी हो जाए और आपको भी ये लगे कि हाँ इसने मेरी भी मान ली। हाँ बिल्कुल। मुझे जर्नलिज्म में हमेशा, जर्नलिज्म क्या लाइफ में, आप मेरे सामने कोई कठिनाई लाइए, मैं उसमें कुछ समाधान निकाल करके अगर दे दूं तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि ये विघ्न बाधा आई और उसमें हमने इस तरीके से निकाल लिया। हमने तिग्मांशु धूलिया जो डायरेक्टर हैं उनके साथ एक इंटरव्यू किया, उन्होंने इसको इतने खूबसूरती से समअप किया। उन्होंने कहा हम लोग अपने सिनेमा में भी यही करते हैं और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं मारो कहीं लगे वहीं। तो हम लोगों का जर्नलिज्म भी कुछ इसी तरीके से था कि दबाव, ऐसा नहीं दबाव नहीं आते थे, आप एकदम अनजाने बन रहे हैं, आपको भी मालूम है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि भाई ये पहले नहीं था एनडीटीवी में, ये पहले नहीं था। हम अपने हिसाब से, पहले जो दबाव था वो था शालीन होने का, पहले जो दबाव था वो ये था कि सभ्य होने का, भाषाई मर्यादा ना गड़बड़ हो जाए, बस ये चीज होती थी। उसके बाद फिर तमाम चीजें हुई कि नहीं भाई अपने शो में एक डॉक्यूमेंट्री भी चला लो, एक ये भी चला लो, वो भी चला लो, दुनिया जहां की। तो मैं आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश, मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, प्रेशर बिल्कुल आए, लेकिन उन प्रेशर्स के बीच में से अपने शो को बचा के निकालना, ये बहुत हम्बल बन रहे हैं मिहिर गौतम,
ये भी उसमें पूरी तरीके से इनको मालूम था कि कैसे ऑपरेट करना है, और इन्होंने किया। एक बात है जिसको नॉर्मली लोग समझते हैं कि एनडीटीवी या किसी भी चैनल से जब कोई बड़ा चेहरा निकल के आता है तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि उन्हें हटाया गया हो। क्या ये सच नहीं है कि जब आपने ये फैसला लिया कि आप जाना चाहते हैं तो आपको रोकने की बहुत सारी कोशिशें हुई? नहीं, बिल्कुल हुई थी, लेकिन अब मैं क्या, अपने देखिए जो बीत गई सो बात गई, 1.5 साल हो गए इस बात को, तो क्या पुरानी बातें बार बार करें। लेकिन प्रयास हुआ इस विषय में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो एक माइंडसेट बनाया जाता है कि जो लोग निकल करके आए हैं वो तमाम लोग इसलिए कि निकाल दिया गया है, लेकिन ये एक रियलिटी होता नहीं है। मैं आज तक 10 नौकरी बदल चुका हूँ और किसी भी नौकरी में मुझे निकाला नहीं गया है, और ये मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ। वो इसलिए बिकॉज आई थैंक गॉड, मैं इतनी बेसिक समझ मुझे आ गई थी कि इससे पहले कि सलाम दुआ भी बंद हो जाए, जी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बटोर करके चल दो। तो ये क्या है ना, इसको मैं कहता हूँ क्लासिक माइंड एंड हार्ट रीडिंग। आपका दिमाग आपको कहता है कि नहीं भाई EMI देनी है, नहीं भाई ये खर्चे हैं, नौकरी में बने रहो, यहां भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो भी कर लो, लेकिन आपका जो दिल है मिहिर, वो बहुत पहले से आपको बताने लग जाता है कि अब गड़बड़ हो रही है। क्यों? क्योंकि आप इंजॉय करना छोड़ दोगे। फिर क्या होगा, फिर आप सोचोगे कि यार आज मैं कॉम्प ऑफ ले लेता हूँ, कॉम्पनसेटरी ऑफ ले लेता हूँ, आज मैं ऑफिस ही नहीं जाता, ऐसे बोल देता हूँ कि मैं बीमार हूँ। ये जब आप करने लगे अपने काम में, तो आपने काम को काम की तरह लेना शुरू कर दिया है। आपके हार्ट ने आपको बता दिया है कि हो गया तुम्हारा। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर आप दिल लगाना बंद कर देंगे, फिर आप दिमाग लगाएंगे। तो जो काम दिल लगा करके ना हो रहा हो, फिर वो काम बन जाता है, और उसके बाद फिर इवेंचुअली एक स्टेज ऐसी आती है जब आपके एम्प्लॉयर के साथ आपकी सलाम दुआ बंद हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति का इंतजार क्यों करना? आप भांपिए ना कि कब आपका दिल जो है वो 6, 8, 10 महीने पहले ही आगाह कर देता है। लेकिन संकेत, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं कि जैसे कोई खिलाफ में अगर चैनल है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बैन लगाना या इस तरह से उन्हें बंद करवा देना, ये क्या मानते हैं आप? आपने सवाल अच्छा पूछा, उस पर एक विस्तार से एक जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपका एक सवाल याद आ रहा है कि इकोसिस्टम्स बिना पकड़े कैसे सरवाइव किया जाए। तो इसका जवाब मैं देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अनुभव किया है। और अपने जर्नलिज्म बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने, और मैं तो कई बार फ़ोन करके कहता था कि एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियोज़ आते थे, और अब तो 9 होते हैं। 9 आते हैं, अब 9 आ रहे हैं। मैं शुरुआत की बता रहा हूँ, 5-6 वीडियोज़ जब मैंने देखे तो मैंने फ़ोन करके भी कहा था। तो वो बहुत मेहनत चाहिए, क्योंकि दिन भर रिसर्च, और वैसे कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं थी उस समय पे। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं, काफ़ी कुछ खुद से भी करना पड़ता होगा, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। तो कभी ऐसा लगता था कि क्यों नहीं किसी इकोसिस्टम में हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये तो आसान है ना। मिहिर, ये अचीव करके क्या ही अचीव कर लिया, फिर तो नौकरी क्यों छोड़ी? फिर तो नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या है कि अब जो कुछ बनेगा वो अच्छा महसूस कराता है, दिल लगता है उसमें। आपको 4 वीडियो, 6 वीडियो, 9 वीडियो, क्या 15 करवा लो, क्योंकि दिल लगा हुआ है। जिस दिन दिल लगना बंद हो जाएगा, उस दिन एक वीडियो भी भारी पड़ने लगेगा, और ये प्रॉब्लम होती है। मैं अब आता हूं आपके सवाल पर कि कैसे इस चीज पर हम आए कि बिना इकोसिस्टम पकड़े आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मिहिर, आप तमाम गैदरिंग्स में जाते होंगे, ठीक है, आप बहुत सोशल लाइफ आपकी एक्टिव है, आप लोगों से मिलते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि एक सोशल गैदरिंग में जैसे 100 लोग हैं बैठे हुए हैं, उसमें 2 लोग जो हैं बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं, अरे तुम्हारे लोगों ने 70 साल से क्या किया, दूसरे तुम्हारे तो सिर्फ नफरत फैलाते हैं, और क्या किए हो, इकोनॉमी देखो कहाँ पहुंचा दी, और ये जोर जोर से बात हो रही है, करेक्ट। बाकी 98 लोग चुपचाप बैठ करके ये होते हुए देख रहे हैं, और एक आम धारणा ये बन गई है कि यही दोनों लोग हैं जिनको समाज की चिंता है, बाकी 98 तो छोले भटूरे खाने आए हैं, उनको देश दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। मिहिर, यही सबसे बड़ी गलती है। ये जो 2 लोग हैं जो एक्चुअली समाज की माइनॉरिटी हैं, ये वो इकोसिस्टम्स हैं जो सारे मीडिया चैनल्स और अब यूट्यूब चैनल्स भी चेज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों का एक बल्क समूह व्यूअर्स बन करके लोगों को ये एहसास दिलाता है कि वो कितने लोकप्रिय हो गए हैं। और जो वो 98 चुप हैं, उनको आपने फोकस में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वो चुप है। हमने वो प्रयास किया इस 98 को
टेलीकॉम सेक्टर की खबर में भी इंटरेस्ट है। इस 98 को बेरोजगारी की खबरों में भी इंटरेस्ट है। इन 98 लोगों को आप तमीज की कोई चीज बताएंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बताएंगे, उसमें भी इंटरेस्ट है। इसका इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट है। इसका जीता जागता उदाहरण द रेड माइक की प्रोग्रामिंग लाइनअप है। आप देख लीजिए द नंबर ऑफ वेराइटी दैट वी हैव ऑन ऑफर। बहुत आसान होता है यार, मतलब एक इकोसिस्टम पकड़ करके उसको चेस करना, ये तो सबसे आसान काम है। यही तो नहीं करना ना, यही नहीं करना। आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि बस उसी तरीके की खबर ही खबर है? हाँ। ये आपके दिमाग, आप खबर को कितना छोटा कर रहे हैं, सूक्ष्म कर रहे हैं, बिल्कुल ये उसका प्रतीक है। हाँ, और हम लोगों ने इसी चीज को चैलेंज करने का प्रयास किया है, कोशिश कर रहे हैं। कितने सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कॉर्पोरेट कल्चर कितना टॉक्सिक होता है उसको लेकर के हम खबर करते हैं, चलती हैं खबरें। हाँ। बेरोजगारी पर खबर करते हैं, चलती हैं खबरें। इकोनॉमी पर चलती हैं। यानी सिर्फ जो राजनीति है, सिर्फ राजनीति नहीं, उससे अलग भी अगर बात की जाए एट द सेम टाइम में ही, एट द सेम टाइम ये कहना कि भाई अगर कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है पॉलिटिक्स में, किसी ने कोई नफरती बोल दिए या किसी ने कुछ बेतुकी बात कर दी और उस समय मैं चलूं, मैं कुछ और बताऊं लोगों को, ये मूर्खता है। हाँ। न्यूज में एक हमारे जो जितने फाउंडिंग फादर्स थे न्यूज में, वो एक चीज सिखा गए, क्या हो रहा है या आप क्या कर रहे हैं, हाँ। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि क्या और हो रहा है। तो अगर समाज का इंटरेस्ट, जैसे मैंने बोला ना, न्यूज आइसोलेशन में नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं ये भी आइडेंटिफाई करूं कि लोगों को और किन किन चीजों में इंटरेस्ट है। सबसे लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ करके वीडियोस बना करके लोकप्रियता हासिल कर लेना, ये तो बहुत आसान काम है यार। 3660 यूट्यूबर्स यही काम कर रहे हैं, 3660 चैनल यही काम कर रहे हैं, सबसे आसान काम। लेकिन एक चीज जो लेजी जर्नलिज्म है। लेकिन एक चीज जो अभी हाल के कुछ दिनों में आप देखें कि जो खबरें होती भी नहीं है, वैसा थंबनेल लगा करके कई जगहों पर चलाया जाता है। फूहड़ होते हैं, और वो फूहड़ होते हैं, और टीवी से भी 10 हाथ आगे निकल गया यूट्यूब। हाँ, इतना गंदा। तो डिजिटल को एक दूसरी तरफ ये एक डर भी है कि अगर सरकार इसको अपनी तरफ से अगर करने लगे, खुद की तरफ से बंदिशें लगाने लगे, तो भी मुश्किल आएगी। तो कैसे रास्ता निकले कि डिजिटल में जो लोग हैं, जो लोग तमाम एडिटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, बड़े एडिटर्स हैं जो आज डिजिटल में काम कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग क्या कोई दिशा दे सकते हैं इसको, या इस तरफ बड़े एडिटर्स खुद उस तरीके के थंबनेल लगाते हैं? क्या है कि ये जो पूरी लड़ाई होती है ना, रास्ता, इसका रास्ता सीधा सीधा ये है कि हम जो लोग इस चीज को लेकर के बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, भाषाई मर्यादा को लेकर के, खबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, हम अपना काम करते रहें। एक वक्त आएगा जब धीरे धीरे, देखिए अच्छा संदेश जो है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है। बुरा संदेश बहुत तेजी से जाता है। अफवाह फैला दी जो गोली की तरह घूम आएगी, सही बात धीरे 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 पहुंचेगी। हाँ। लेकिन अब आपको तय करना है ना कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आप एकदम बिल्कुल नक्कटा टाइप का थंबनेल देना चाहते हैं, बहुत ही बकवास, जिसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। क्या क्या लिखते हैं लोग मिहिर, क्या क्या लिखते हैं पॉपुलर होने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है कि इसी सब तरीके की चीज़ों को कर करके आप सरकार को एक ऑप्शन दे दे रहे हैं कि वो सबको उसी रंग में रंग दे। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर फूहड़ता को रोकने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए आप YouTube चैनल्स बंद कर देना चाहते हैं, ये नियम बड़े चैनल्स पर आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? हाँ, वो ये सारे बड़े चैनल्स, अभी पहलगाम हुआ, उसके बाद 4-5 दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को सर्कुलर जारी करके बताना पड़ा, जो 26/11 से ये सर्कुलर एग्जिस्टेंस में है। ये बताना पड़ा कि कैसे जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, हाँ। कैसे लाइव ऑपरेशंस नहीं दिखाने चाहिए। मैंने तो नहीं देखा कोई बड़ा टेलीविजन चैनल बंद होते हुए। क्यों? और आप छोटे यूट्यूबर को तो नाप देंगे, लेकिन ये कहना कि ये भेदभाव है। एट द सेम टाइम, क्या एज यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली डिजिटल जर्नलिस्ट के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है कि वो सोच करके बोलें वो क्या बोल। और सिर्फ व्यूअरशिप के लिए आप सब कुछ, मतलब एकदम खबर को पलट के बता दें और एकदम उल्टा बता दें, वो कुछ भी, मतलब रोज सरकार गिर रही है, रोज पसीना छूट रहा है, रोज ये तो मूर्खता है ना। मतलब आप इकोसिस्टम वाले व्यूअर्स को तो केटर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस देश का लार्जली समझदार वर्ग जो है
चुप रहने वाली मेजॉरिटी है उसको समझ में आ रहा है ये तमाशा है। इस देश ने एक पत्रकारिता देखी थी, सांप बिच्छू वाली पत्रकारिता, भूतों वाली पत्रकारिता, खूब एक दौर चला था, वो दौर भी आपने देखा होगा। बिल्कुल। हाँ, उस दौर से और ये दौर दोनों में आपको कोई फर्क लगता है, या लगता है कि बिल्कुल हम वहीं के वहीं रह गए, जो मैच्योरिटी आनी चाहिए थी इतने सालों बाद वो मैच्योरिटी कहीं लैक करती है? देखिए आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जो उसी सांप बिच्छू और स्वर्ग की सीढ़ी, भूत, ठीक है, ये बेसिकली वो न्यूज में फिल्म बनाते थे, ठीक है ना। और भी वो जो उस वक्त में सिगरेट की फिल्में आती थी, बिल्कुल, जो हम लोग भूत वाली एग्जैक्टली वो सिगरेट फिल्में बनाते थे, वो एक ग्रेड और उनमें से बहुत सारे लोग आज पत्रकारिता पर प्रवचन देते हैं, ठीक है। अब नाम लेना उचित नहीं है, सब मित्र हैं, और मैं तो कह रहा हूँ जब जागो तब सवेरा, ठीक है। लेकिन क्या है कि तब में और अब के थंबनेल्स में एक चीज कॉमन है मिहिर, और कॉमन ये है कि आप डेस्परेटली अटेंशन ग्रैबिंग के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तब भी आप अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे थे कि रुक करके लोग देखें, ओह भूत। अच्छा, और तमाशबीनों की तो हमेशा एक न्यूसेंस वैल्यू रही है इस देश में। बिल्कुल, तमाशबीन आप हो जाएंगे तब तो हमेशा सड़क पे अभी एक्सीडेंट हो जाए, दो लोग मदद करेंगे, 98 गाड़ी रोक करके रील बनाएंगे, रील बनाएंगे। तो वी आर अ नेशन ऑफ बिग बॉस वॉचर्स, नो, तो वो आपको वो चीज देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको और हमारे जैसे पत्रकारों को ये तय करना है कि क्या हमको उस तमाशबीन ऑडियंस को केटर करना है, या फिर हमको साइलेंट, इंटेलिजेंट, डिसर्निंग व्यूअर को केटर करना है, जो कि हम करते थे और हमें मालूम है वो किया कैसे जाता है, और धीरे धीरे करके आप समाज में वो इज्जत कमाते हैं। समय लगता है मिहिर, बहुत टाइम, इतना पेशेंस नहीं है पत्रकारों में। एक सवाल और था आपसे, चूंकि आप इतने दिनों से पत्रकारिता में हैं, अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, है ना, वो जब हम पढ़ते थे या अभी जो पढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस दिखता है, एक ओपिनियन उनके अंदर में फॉर्म होता हुआ दिखता है, क्योंकि अब ज़्यादा उनका मोबाइल या उसके थ्रू वो ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो पत्रकारिता में आकर के क्या करें जिससे उनके लिए बेहतर हो और वो लंबे समय तक एक बेहतर पत्रकार के रूप में याद किए जाएं? सबसे पहली बात, ये जो उन्होंने मेरे जो पहले एडिटर थे जब मैं एक न्यूज़ एजेंसी में था, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली कि कॉलेज में तुमने क्या सीखा है, सब कुछ जाना, अभी इंटर्नशिप में इतने दिनों में क्या सीखा है मुझे बताओ, और ये वो मैंने सब बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पता है क्या बोला, नाउ अनलर्न एवरीथिंग। हाँ, अब ये छोड़ दीजिए, आप रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे, पुराना बैगेज कैरी मत कीजिए। मैं मिहिर रोज अपने आप को यही चीज बताता हूं कि मैंने जो किया, जो कुछ भी हासिल किया, वो आपको ऐसे ऑपरेट करना पड़ेगा जैसे कि यू हैव टू अनलर्न। रोज एक नया दिन है, रोज एक नई सीख है, और वो अगर बेसिक सीखने की एबिलिटी आप अपने अंदर नहीं रखेंगे, अगर आप 20, 22, 23 साल की उम्र में ही छाती फुला करके बोलेंगे आई थिंक, अरे तुम हो कौन यार जो थिंक कर रहे हो? अभी तुम्हारे थॉट्स ढंग से अंकुरित नहीं हुए हैं। आइडियोलॉजी का अभी अगर आपसे बैठ करके पूछ लिया जाए कि बताइए दक्षिणपंथी क्या होता है और मार्क्सवाद क्या होता है, आप बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सारी नॉलेज जो है वो रील से ली हुई है, आपकी सारी नॉलेज तो दूसरे ने जो थोप दी है उसके हिसाब से आपने आइडियाज फॉर्म किए हैं। तो जितने नए यंग बच्चे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, प्लीज ये आइडियोलॉजी का चोगा कम से कम अपनी जवानी में या शुरुआती दिनों में तो मत ओढ़िए। क्यों? क्योंकि फ्रैंकली आप बकवास कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। आई थिंक बोल करके आप ओपिनियन तो दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डम हो जाओ, हाँ बिल्कुल, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब तक आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं तब तक हर चीज को, अच्छा हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें तो पता रहती है ना। बिल्कुल। मर्डर हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और आपने देख लिया कि कौन क्या कर रहा है, अब आपको पता है ना कि सही चीज क्या है। बिल्कुल, इसमें तो आप नई आइडियोलॉजी लाएंगे ना। या फिर अगर किसी ने बहुत फूहड़ कोई बयान दे दिया तो इसमें तो आइडियोलॉजी, इसमें क्या आइडियोलॉजी का लेना देना? अगर वो फूहड़ है तो आपको बताना फूहड़ है तो है, हाँ? सही को सही, गलत को गलत, बात जो सही हो लोकप्रिय नहीं। ये अगर आप बेसिक फिलॉसफी फॉलो करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन कीजिए। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, टू ऑल यंगस्टर्स हु आर लर्निंग जर्नलिज्म, आप अगर अपनी विचारधारा सही मायने में शेप करना चाहते हैं
तो आप जितने इज़म्स हैं उनकी डिक्शनरी मीनिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, और बताओ क्या इज़म है? बहुत सारा हाँ है। हाँ, इतने इज़म है, ठीक है। मार्क्सिज्म, कम्युनलिज्म, ठीक है, बहुत कुछ है, कम्युनिज्म, हाँ। ठीक है, ये जितने इज़म हैं, हाँ। आप इन सब की डिक्शनरी डेफिनेशन पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिकली जो लोग इस नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं या विचारधारा का प्रपंच कर रहे हैं, हाँ। फिर आप अपनी थ्योरी से उनके प्रैक्टिकल को मैच करिए, हाँ। और तब देखिए कि कौन कितने पानी में है। तब आप सही मायने में चीज़ों को समझ पाएंगे। पहले से ही किसी की कही हुई बात पर एक प्री कंसीव्ड नोशन के हिसाब से आप कोई आइडियोलॉजी समझ लें तो ये गलत है, हाँ। है ना। किसी भी चीज़ को सिरे से नकारना और सिरे से एक्सेप्ट कर लेना, ये समझदार पत्रकार की निशानी नहीं होती। एक सवाल और, हाँ, सोशल मीडिया जो है, क्या वाकई इसका जो भविष्य है ये बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले दिनों में? अभी तो बड़ा है, और आने वाले दिनों में क्या ऐसा होगा कि ये टीवी जो है उसका स्पेस ये खा जाएगा? टीवी न्यूज़ का खासकर मैं बोल रहा हूँ, उसका स्पेस सोशल देखिए, मेरा ये मानना है कि इंफॉर्मेशन के जो रूप है ना वो बदलते रहते हैं जी। और एक टाइम था जब अखबारी था मेन सोर्स, किताबें थी। जर्नलिज्म की जो डेफिनेशन है ना, वो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड जर्नल। तो जो छप गया शेड्यूल एक टाइम पर, मुझे याद है, मेरे ख्याल से ये वर्ड इज़ अ लैटिन वर्ड या इसका फ्रेंच, सॉरी, मैं मतलब मेरी अज्ञानता के लिए माफ़ी, लेकिन ये चर्च में कब क्या होगा उसको लिखा जाता था। अच्छा। और वो जो जर्नल था, हाँ। ये उसमें काम था एसेंशियली लिखने का, इन्फॉर्म करने का काम, हाँ। ये वहाँ से शुरू हुआ। तो जर्नलिज्म का बेसिक काम वो है, हाँ, ठीक है ना। लेकिन फिर अखबार में वो तब्दील हो गया, हाँ। जर्नल से, हाँ। तो वो एक अलग टाइप का जर्नलिज्म हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर रेडियो आया, अखबार थोड़ी बंद हो गए, रेडियो भी चल रहा है, अखबार भी चल रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर टेलीविज़न आया और स्पीड से लोगों तक पहुंचाने लगा, विजुअल पहुंचाने लगा, तीनों चल रहे हैं। और फिर आया डिजिटल, ठीक है। अब डिजिटल के साथ सबसे मज़ेदार चीज़ ये है मिहिर, डिजिटल ने बहुत सारे पुराने प्रिंट के अखबार जो कि पैसों की कमी की वजह से छपने बंद हो गए थे, उन लोगों को डिजिटल ने रिवाइव कर दिया। हाँ, बिल्कुल। ऐसे अखबार हैं जिनका एक पाँव जो है वो कब्र में था, हाँ, और सब रिवाइव हो गए भाई, हाँ, सब डिजिटल की वजह से। हाँ। यानी कि एक लिबरलाइजेशन लाया। तो डिजिटल दो चीज करेगा, एक तो आप और मेरे जैसे नए लोगों को जन्म देगा, और दूसरी चीज जो लोग विलुप्त हो गए इतिहास में और जिनका बड़ा नाम था, हाँ। उन लोगों को वापस भी लाएगा। और डिजिटल में ऐसा नहीं होगा, आप इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि ये इसको ओवरटेक कर ले, उसको ओवरटेक कर ले। ये सब आज तो चलता रहेगा, ये तो पहले भी होता रहा था, इसमें कोई बहुत ज्यादा उसमें मैं इसमें एक लेवल और आगे जा रहा हूँ। हाँ। मेरा ये कहना है, ये जितने बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स हैं, हाँ। ये भी तो डिजिटल पर हैं। हाँ। तो डिजिटल स्पेस ग्रो कर रहा है, तो उसमें भी तो ये लोग हैं। हाँ। सो दे आर अडॉप्टिंग। इसमें क्या है, इन्होंने अपने वेंचर्स शुरू कर दिए जो डिजिटल में हैं, अलग अलग वेंचर्स। चैनल एक है, लेकिन उसके 26 अलग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखें 26-28 डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उन्होंने कई सारे लोगों ने तो एकदम स्टेट वाइज भी अलग करके शुरू कर दिया डिजिटल अपना। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनका ये कहना है कि वो ये मर गया, वो मर गया, ये मीडियम मर गया। कुछ नहीं मरता, ठीक है ना। वो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, हाँ। लेकिन एक लिबरलाइजेशन हो गया है। अब आपके मेरे हाथ में भी वो हथियार है, हमें जो मन है देखें, जो हाँ। नहीं आज से 15 साल पहले आप और मैं सोच ही नहीं सकते थे अपने खुद का कुछ करने का, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं थे। अच्छा, फिर आप किसी से अगर पैसे लेंगे तो फिर वो कोई और लाला बन जाएगा, फिर लाला अपनी दुकान लाले की तरह चलाएगा, यानी कि आप बन गए कठपुतली। तो कहने को आप मालिक हो गए अपने चैनल के, लेकिन आप गीत किसी और का यानी कि आप कह रहे हैं डिजिटल जो ये एरा है, हाँ। इस एरा में पत्रकार जो हैं वो एंटरप्रेन्योर तो बन रहे हैं, साथ साथ वो अपना खुद का वेंचर चलाने वाले भी बन रहे हैं, और निर्णय लेने में उनके पास आज़ादी है, हाँ। पहले की तुलना में ज़्यादा। बिल्कुल है। आप कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ, हम लोग कर रहे हैं ये चीज़। लेकिन
एक कोएग्जिस्टेंस है। जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना मिहिर, देखिए मीडिया भी इज अ फंक्शन ऑफ ट्रस्ट एंड हैबिट। बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए वो पुराना, जब तक एक कोई अखबार जो उनको पसंद आता है, जब तक सुबह आंख खुलते ही चाय के साथ वो अखबार ना मिले, भले ही उस अखबार में कुछ ना मिले, लेकिन जब तक वो खोल ना ले। गांव चले जाइए, गांव में चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे रहते हैं, ऊपर से लेके लास्ट पेज की एक एक लाइन जब तक ना पढ़ लें। हाँ, अभी भी मैं तो गांव गया था, मैंने देखा लोगों को वैसे ही चाय की दुकान पे भीड़ जमती है। तो वो न्यूज की हैबिट होती है लोगों को, और मुझे तो लगता है उन लोगों ने वाकई जिंदा रखा है न्यूज को। हाँ, क्योंकि वो चर्चा करते हैं आपस में, बात करते हैं, इस खबर पर ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। और मेरा ये कहना है कि यही अलग अलग जो मीडियम्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे, और वही चीज़ हो रही है। ऑल द न्यूज़पेपर्स वो भी डिजिटल का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल में आप मेरे जैसे लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स के भी डिजिटल वेंचर्स हैं। बड़े चैनल्स के साथ एडवांटेज ये होता है ना, रिसोर्सेज इतने हैं, नाम इतना है। अब इलेक्शन प्रोग्रामिंग करनी है, आप और मैं कर ही नहीं सकते, हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज, उस लेवल पे नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा। मैंने इलेक्शन के समय में एक चीज़ देखी थी, कुछ चैनल्स मैंने देखे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, वहाँ व्यूअर्स जो थे वो ज़्यादा थे जो बड़े चैनल्स हैं उनकी तुलना में लाइव के दौरान, रिजल्ट के दिन। मैंने ये देखा है। मैं आपको द रेड माइक का उदाहरण ले रहा किसी का अभी। हाँ, हाँ, आप ले सकते हैं। मैं द रेड माइक का आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ट्विटर पर वी वर नंबर 2 ऑल इंडिया। हमारा लाइव फीड जो है वो नंबर 2 थी। अभी पिछला जो भी चुनाव हुआ, मेरे ख्याल दिल्ली था। हाँ, दिल्ली था, लास्ट इलेक्शन दिल्ली नंबर 2। और मतलब कई ऐसी स्टोरीज हैं जिसमें बड़े बड़े चैनल्स के इतने व्यूज नहीं होंगे लाइव कंकरेंट जितने हमारे थे। भरोसा। और मेरा ये मानना है, बिना इकोसिस्टम पकड़े अगर इस तरीके का प्यार जनता दे रही है, इस तरीके का विश्वास जता रही है, तो फिर मेरे पास सिवाय कॉन्फिडेंस के और कुछ नहीं है मिहिर। हाँ, बिल्कुल, और कुछ नहीं है। मतलब हम लोग यार अपने मन की भी कर रहे हैं। हाँ। जनता से प्यार भी मिल रहा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तनाव होता है कभी कभी। हाँ, तनाव होता है कभी कभी। वो अच्छा वाला तनाव। अच्छा वाला। देखिए, एक तनाव होता है कि यार ये वीडियो जाना है जल्दी से, ये करना है, ऐसे ये वीडियो पता नहीं चलेगा या नहीं, डाल के देखें। फिर खुशी होती है, अरे ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो चल गया। लेकिन वो जो गंदा वाला तनाव होता है ना, जिसमें रात में नींद ही नहीं आ रही है, दिल में अजीब सा मन कचोट रहा है, पैल्पिटेशन बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लिमिटेड महसूस कर रहे हैं। कोई बेवकूफ़ आपको आ करके कुछ बोल जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अंदर से आप क्रोध से भरे हुए हैं, लेकिन आप मजबूरियों में भी फंसे हैं। इज्जत वर्सेस ईएमआई की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। इज्जत वर्सेस ईएमआई, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कई पत्रकार अभी भी लड़ रहे हैं, इज्जत वर्सेस ईएमआई। लेकिन ठीक है, सबका अपना फैसला है, सब अपने तरीके से। द रेड माइक लॉन्च करने के बाद मिहिर 1.5 साल होने आ रहे हैं जी। हर रोज बहुत ही प्यारी नींद आई है। और मैं इसको, आई कंसिडर माई सेल्फ इंसेनली सक्सेसफुल कि मेरी नींद कितनी प्यारी है। और मुझे अच्छे से याद है, इससे पहले मैंने बहुत सारे चैनल्स में काम किया है, और बहुत गंदी नींद की वजह से, एक तो होता है आप जगते हैं एक्साइटमेंट की वजह से, कल चुनाव है, ये हो गया, ये चीज़ हो गई, ये कर लिया, अब वो वाला टिकर। जैसे लोकसभा में मुझे अच्छे से याद है कि अब कैसे हमारा पहला लोकसभा था, हाँ, द रेड माइक का। हाँ। टीवी चैनल्स के पास इतने अथाह रिसोर्सेज, हमारे पास कुछ नहीं, टिकर भी चलाना है, ये वो। तो पूरी टीम रात में 1-2 बजे तक उसको सेट करके गई, सब लोग, हम लोग। और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे आए, और उसके बाद जब वो दिन कंप्लीट हुआ, तो ये इसे मैं कहता हूँ अच्छा तनाव। ये तनाव ऐसा होता है कि जिसमें दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है ना मन में। लेकिन इससे पहले जहां जहां मैंने काम किया, वहां कई बार ऐसी स्थिति आई जब कलेजा जलता था, मेरे खून खौलता था, कलेजा जलता था कि ये मैं क्यों कर रहा हूं जो कर रहा हूं। और ये वो इज्जत वर्सेस ईएमआई की लड़ाई थी, जो शायद लड़नी ज़रूरी थी। हाँ, क्योंकि ये आपके कैरेक्टर को शेप करती है, ये आपके रिस्पॉन्सेस को शेप करती है, ये आपको लॉन्ग रन में एक बेहतर इंसान बनाती है। इस वजह से वो भी ज़रूरी था एक्सपीरियंस करना। आज इसीलिए आज जो महसूस कर रहे हैं उसकी कदर है। आप अवधि बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे नहीं, और एक लाइन अगर व्यूअर्स को कुछ बोल सकें। हाँ। क्योंकि आप बहुत मैंने कई बार सुना है आपको, और इतने अच्छे तरीके से आप भाषा पे आपकी पकड़ है, कुछ अगर बोल सकें व्यूअर को। नहीं, बहुत यार, आप क्यों चाह रहे हैं कि मेरा मजाक उड़ जाए सब लोगों के सामने? नहीं,
जो पक्के अवधि वाले होते हैं ना, हाँ। वो अगर ये सुन लेंगे मेरी फर्जी अवधि तो दौड़ा देंगे मुझे। नहीं, फर्जी अवधि तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है, आपकी अवधि बहुत अच्छी है और हम लोगों ने बहुत सुना है। आज संकेत उपाध्याय हमारे साथ थे, उनसे बात करने का मकसद ये था जो मीडिया आप अपनी भाषा में बोलिए, मैं अपने में बोलूँगा। हाँ, चलिए। एक्चुअल में मैं बिहार में रहा हूँ, तो बिहार में भोजपुरी भी है, मगही भी है, मैथिली भी है। आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? मैं रहा पटना में हूँ, तो वहाँ पर हम लोग मगही भी बोलते थे और वहाँ पर हम लोग भोजपुरी भी बोलते थे। मेरी पढ़ाई दरभंगा में हुई, तो वहाँ पर हम मैथिली भी बोलते थे। तो अलग अलग भाषाओं के साथ रहा हूँ, लेकिन आपकी तरह तोहार भाषा बोलो, हम हमार बोलब। लेकिन आपकी तरह मेरी भाषा उतनी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे हम लोग। और आज मकसद ये था संकेत उपाध्याय जी से बात करने का कि मीडिया जो है जिस तरह से वो बढ़ रहा है आगे, मीडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के क्या सुधार होने चाहिए, या जिस तरह वो चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो नई हो रही है, उसको समझने का प्रयास था ये। और उन्होंने विस्तार से तमाम चीज़ें बताई है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे पहले पॉडकास्ट में आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।